नमस्कार। हम कक्षा 12वीं के इतिहास के अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हर्षकालीन भारत। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। हर्ष ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। स्रोत: हर्ष के अभिलेख, वंशखेड़ा व मधुबनी ताम्रपत्र अभिलेख, हर्षचरित व वेनसांग के विवरणों से उसके साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष ने सर्वप्रथम बंगाल के गौड़ों के विरुद्ध कार्रवाई की। उस समय वहां का शासक शशांक था। उसके बाद उसने वल्लभी नरेश, ध्रुवसेन, बालादित्य को पराजित किया। पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि उसने हर्ष को पराजित किया था। हर्ष के साम्राज्य में जालंधर, कश्मीर, नेपाल, वल्लभी, मालवा, सिंध, असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत व राजपूताना शामिल थे। हर्ष का धर्म व ज्ञान के संरक्षक के रूप में मूल्यांकन। प्रारंभ में हर्ष शिव भक्त था, लेकिन बाद में वह महायान बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुआ। कन्नौज सभा 643 ईस्वी में हर्ष ने बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए एक सभा बुलाई। इस सभा में 3000 महायान व हीनयान बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण व नालंदा विश्वविद्यालय के 1000 विद्वान शामिल हुए। वेनसांग को इस सभा का सभापति बनाया गया। 23 दिनों तक चली इस सभा के लिए गंगा के किनारे एक विशाल विहार का निर्माण करवाया गया। राजा के बराबर सोने की मूर्ति को 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर रखा गया। एक अन्य 3 फुट ऊंची सोने की मूर्ति को उठाकर रोज जुलूस निकाला जाता था, जिसमें हर्ष सहित 20 राजा और 300 हाथी होते थे। आगे बढ़ते हुए हर्ष चारों ओर मोती, सुनहरी फूल व अन्य कीमती चीजें बिखेरता जाता था। प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था व विभिन्न धर्मावलंबियों को दान दिया जाता था। प्रयाग सभा 643 ईस्वी। हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में प्रयाग में 6वीं महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था तथा वह पिछले 30 वर्षों से ऐसी सभा आयोजित करता रहा था। यह सभा गंगा व यमुना के किनारे रेत पर की गई व इसमें वेनसांग सहित 18 राजसी मित्रों ने भाग लिया था। पहले दिन बुद्ध की मूर्ति रखी गई और लोगों में असंख्य वस्त्र व बहुमूल्य वस्तुएं बांटी गई। दूसरे दिन सूर्य व तीसरे दिन शिव की मूर्ति का सम्मान किया गया व चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया। 5वें दिन ब्राह्मणों को दान दिया गया। जैन व अन्य धर्मावलंबियों को 10 दिनों तक दान दिया गया। 1 महीने तक निर्धन, अनाथ व दिव्यांगों को दान दिया गया और यह सब 75 दिनों तक चला। सब कुछ दे चुकने के बाद हर्ष ने अपनी बहन राजश्री से पुराना वस्त्र मांगा और उसे पहनकर 10 दिशाओं के बुद्ध की पूजा की और प्रसन्नता का अनुभव किया कि उसका कोष दान धर्म में समाप्त हो गया था। हर्ष के राजस्व का 1/4 हिस्सा बौद्धिक उपलब्धियों जैसे विद्या के प्रसार व विद्वानों को पुरस्कृत करने में होता था। हर्ष के दरबार में मयूर, बाणभट्ट, मातंग, दिवाकर, जयसेन आदि अनेकों विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। हर्ष ने स्वयं नागानंद, प्रियदर्शिका व रत्नावली आदि रचनाएं रची। उसके काल में नालंदा, वल्लभी आश्रम व विहार शिक्षा के केंद्र थे, जिनको हर्ष दान देता था। हर्ष ने बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष का शासन प्रबंध। हर्ष स्वयं शासन की धुरी था। उसने राज्य कार्य को दिन के 3 भागों में बांट रखा था। हर्ष का शासन निरंकुश व गणतंत्रीय तत्वों का मिश्रण था तथा वह जनता का समय समय पर स्वयं निरीक्षण करता था। मंत्री परिषद राजा की सहायता भी करती थी, वह राजा का चुनाव भी करती थी। सचिवालय। बाणभट्ट ने अवंती को विदेश मंत्री व युद्ध मंत्री, सिंहानंद को सेनापति, कुंतन को गुड़सेना का अधिकारी व स्कंदगुप्त को हाथी सेना का प्रमुख, ईश्वर गुप्त व भानुगुप्त को रिकॉर्ड संरक्षक बताया है। उच्च प्रशासनिक सेवा में कुमार अमात्य नियुक्त किए जाते थे। इसी प्रकार सर्वगत, गुप्तचर व दीर्घध्वज संदेशवाहक कहलाते थे। वेनसांग के अनुसार मंत्रियों व कर्मचारियों को वेतन नकद न देकर
भूमि अनुदान में दी जाती थी। सेना, हर्ष की सेना में 60,000 हाथी, 5,000 पैदल सैनिक व 1,00,000 घुड़सवार थे। साधारण सैनिकों को चाट व भाट कहा जाता था। गुड़ सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत व महाबलाधिकृत कहा जाता था व सेनापति को महासेनापति कहा जाता था। साम्राज्य के भाग। हर्ष के साम्राज्य को प्रांत, भुक्तियों, विषय, ग्राम में बांटा गया था। ग्राम के मुखिया को ग्राम पक्ष पटली कहा जाता था, जिसकी सहायता के लिए कर्णिक नामक कई लेखक थे। कर, भाग, हिरण्य व बलि नामक 3 कर थे। भाग भूमिकर, हिरण्य नकद कर था। भूमिकर 1/6 भाग लिया जाता था। राजभूमि को 4 भागों में बांटा गया था। एक भाग राज कार्य चलाने के लिए, दूसरा भाग मंत्रियों व कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, तीसरा भाग पुरस्कार देने के लिए व चौथा भाग दान देने के लिए था। दंड विधान। अपराधियों को शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे, उन्हें जंगलों में जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। अभियुक्त को यंत्रणा नहीं दी जाती थी, परीक्षा द्वारा अपराध की जांच की जाती थी। शेष टॉपिक अगले कालांश में पढ़ेंगे।